सर क्या टॉपिक है? हमारा टॉपिक है हाइपरकिनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर्स। इसमें मूवमेंट्स डिसऑर्डर्स का मतलब ये होता है कि हम लोग नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि मरीजों में मूवमेंट कम हो जाते हैं, कुछ में एक्सेस में हो जाते हैं। इन्हीं को मूवमेंट डिसऑर्डर कहते हैं। हमारा टॉपिक है जब मूवमेंट एक्स्ट्रा हो जाते हैं, यानी जो नॉर्मल मूवमेंट्स होना चाहिए उससे बढ़ के मूवमेंट हो जाते हैं। तो कई तरह के मूवमेंट डिसऑर्डर होते हैं, जिसे हम लोग कॉमनली देखते हैं कि लोगों के हाथ काँपने लगते हैं। अक्सर देखते हैं ओल्ड एज में लोगों का हाथ काँप रहे हैं, और कुछ यंग में भी हाथ काँपने की बीमारी है, जिसको कंपन की बीमारी कहते हैं, पार्किंसन बीमारी है। तो आज मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। इसके साथ साथ कुछ अलग तरह के मूवमेंट डिसऑर्डर्स हैं, जिसको कोरिया बोलते हैं, जिसमें बॉडी डांस लाइक मूवमेंट करती है। कुछ डिस्टोनिया होते हैं, जिसमें अकड़न सी हो जाती है। और कई बार हम लोग देखते हैं कि लोगों की आँखें फड़कती हैं, जिसको हम ब्लिफरोस्पाथ कहते हैं, बार बार आँख फड़कना। कई बार चेहरे में ट्विचिंग होती है, चेहरा फड़कता है। कई बार चलते चलते गर्दन टेढ़ी हो जाती है, कई बार कमर में टेढ़ापन आ जाता है, और चलते चलते पैरों में भी कई बार अकड़न आ जाती है। तो इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं, ये सब मूवमेंट डिसऑर्डर्स के अंतर्गत आते हैं। इनमें हम लोग दवाओं का इलाज करते हैं, साथ में कुछ ऑपरेशन भी है। जब बीमारी बढ़ जाती है तो ऑपरेशन की तरफ जाते हैं, और कुछ बॉटुलिनम टॉक्सिन के इंजेक्शन है, इसका भी बहुत यूज़ होता है, स्पेशली जब पेशेंट को अकड़न होती है, जैसे गर्दन में अकड़न हो रही है, या आँखों में फड़कन हो रही है, या चेहरे में ट्विचिंग हो रही है। तो ऐसी दिशा में हम लोग बॉटुलिनम टॉक्सिन से जो ओवर एक्टिव मसल्स होती है उनको कुछ समय के लिए वीक कर देते हैं। तो ये इंजेक्शन हम 3-3 महीने पर रिपीट करते हैं, और इस तरह से उनकी जो फड़कन है, ट्विचिंग है, गर्दन का टेढ़ापन है, इसको कंट्रोल करते हैं। ये सर जैसे अभी आपने बोला कि हाथ काँपने लगता है, अब यंग एज में भी ये चीज़ देखी जा रही है, आँख फड़कना, ये किस कारण से होता है? पहले तो इसके कारण क्या है? कुछ तो जेनेटिक कॉजेज होते हैं, जो पारिवारिक आनुवंशिक होते हैं, लेकिन आज के समय में जो ज़्यादा हम लोग को देखने मिलता है कि जो एंग्जाइटी के साथ उनका एसोसिएशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कंपन आना, कई लोगों को नॉर्मल कंपन होता है, कई बार परिवारों में किसी को थोड़ा बहुत कंपन हो रहा होता है, लेकिन जब ज़्यादा देर तक जगना, कॉफ़ी का इस्तेमाल, स्मोकिंग, एंग्जाइटी, इनसे ये कंपन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो इस तरह से दिनचर्या को कंट्रोल करके, जो स्मोकिंग है इनको अवॉइड करके हम काफ़ी हद तक कंपन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आनुवंशिक केसेस में हम लोग को रेगुलर ट्रीटमेंट, बॉटुलिनम टॉक्सिन, और कई बार सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ती है। एक सर लोगों की धारणा इस बात की है कि अगर किसी की आंख फड़कती है या किसी कंधा फड़कता है या कोई और शरीर का अंग फड़कता है तो वो ठीक नहीं होता, जीवन भर की बीमारी होती है। क्या ऐसी धारणा सही है? इसमें कई तरह से चीज़ें हो सकती हैं। जो जेनेटिक कॉजेज होते हैं उनमें कई बार लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना पड़ जाता है। हाँ। लंबे समय तक इलाज देते हैं, लेकिन दवाओं और इंजेक्शंस के माध्यम से चीज़ें कंट्रोल रहती हैं। कई बार ऐसा होता है जो दवाओं के माध्यम से हो जाता है, जैसे खासकर जैसे ओल्ड एज में अगर कोई गैस की वजह से लिवोसल्फाइड होती है, तो उसको लंबे टाइम तक खाने के बाद भी मुंह में अकड़न, मुंह का चलने लगना, जीभ का चलने लगना, अक्सर हम लोग ओल्ड एज में देखते हैं ये बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। तो उन दवाओं को अवॉइड करना। फिर कई बार जो एंटीसाइकोटिक्स यानी डिप्रेशन की कुछ लोग दवाएं खाते हैं, मानसिक की दवाएं खाते हैं, उनमें अक्सर इस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें गर्दन टेढ़ी होने लगती है, कोई फड़कने लगता है। तो उन दवाओं को रोक कर, बाकी नियमित दवाएं लेकर, और कंट्रोल ना होने पर इंजेक्शन के माध्यम से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दवाओं के साथ में कुछ काउंसलिंग भी करते हैं आप लोग? कैसे? जिन पेशेंट में एंग्जाइटी भी एसोसिएटेड होती है, और एंग्जाइटी से उनके मूवमेंट बढ़ते हैं, स्पेशली जब कंपन की माध्यम, कई बार एंग्जाइटी से बढ़ती है, तो उनको हम लोग बिहेवियरल थेरेपी भी कराते हैं। ओके। तो उसके माध्यम से भी कम करते हैं। सर जैसे एक आखिरी सवाल था, जैसे हाथ काँप रहा है, बहुत से लोगों में हमने देखा है, तो हाथ काँपने का भी क्या इसके भी बीमारी का कोई स्टेज होता है कि आगे जाके मान लीजिए ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, नहीं करा रहा, तो क्या कुछ उसका? इसमें एक होता है कंपन, जिसको एसेंशियल ट्रीमर बोलते हैं, जो बहुत यंग एज में देखने को मिल सकता है। तो जिनकी परिवार में बीमारी है, जिनको पता चला कि उनके गाँव में, दादा में, या उनके माता की तरफ से परिवार में किसी को कंपन की बीमारी नहीं है, तो ऐसे लोगों में ये बीमारी अक्सर होने की संभावना रहती है कि यंग एज में वो कंपन की बीमारी आ सकती है। कई बार ये अपने आप बढ़ती भी जाती है उम्र के साथ, कई बार नहीं बढ़ती। तो जिनकी बढ़ती है उनको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है। अगर वो ट्रीटमेंट छोड़ते हैं तो बाद में हो सकता है बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन अब उसके लिए नए तरीके इलाज के भी आ गए हैं, दवाएँ भी हैं, ऑपरेशन भी हैं, इनके माध्यम से उनको कंट्रोल करते हैं। सर अपना पूरा परिचय दे, अपना पूरा परिचय। मैं डॉक्टर अब्दुल कबीर, प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी एट RML लखनऊ, गुमती। क्या टॉपिक था? मेरा टॉपिक लो बैक पेन था, जो कि बहुत ही कॉमन है। लो बैक पेन आदमी बहुत मोस्टली आज के ज़माने में ओबेसिटी है, पुअर पॉस्चर है, अच्छे से आदमी बैठ नहीं रहा, प्रोलॉन्ग सिटिंग है, लॉन्ग ड्राइविंग कर रहा है, तो ये सब रिस्क फैक्टर हैं जिससे आदमी को बड़ा कॉमन है लो बैक पेन। तो कैसे लोग इससे रिलीफ पा सकते हैं? लो क्या बैक करें? पेन के लिए आपको हेल्दी डाइट तो बहुत ज़रूरी है। आदमी हेल्दी डाइट, आज के ज़माने में आदमी एसी में रह रहा है, बाहर निकल रहा है, कार में भी एसी, कार में चल रहा है, तो ये है कि विटामिन डी की कमी हो गई। पहले आदमी सन बात करता था, सन एक्सपोजर, गाँव में आदमी रह रहा था, आदमी
खटिया पे या बेड पे लेटा रहता था, धूप लगती थी, ऐसे उन्हें विटामिन डी बहुत कम, वो बहुत बड़ा कॉमन वजह है। दूसरा कि पुअर पॉस्चर है, लाइफस्टाइल बदल गई है, आज से उन्हें ऑर्गेनिक खाना नहीं है आदमी के पास, आदमी बहुत ज़्यादा इनऑर्गेनिक वेस्ट हो गया है। और जितने फूड आइटम हैं, ये जंक फूड, ये सब भी बहुत प्रेसिपिटेट करते हैं, इस लाइफस्टाइल बदल गई, स्मोकिंग, एल्कोहल, ये सब वजह है लो बैक पेन होने के लिए। सर विटामिन डी की बात आती है जी। कि सूर्य की रोशनी बहुत इम्पोर्टेंट होती है कुछ देर बैठने। हमें सनबाथ में क्या क्राइटेरिया तय करना चाहिए? मॉर्निंग में कितनी देर बैठना चाहिए जो अब तो फायदेमंद है? अब नया क्राइटेरिया एक्चुअली साइंस से ही है जो इवॉल्व होती रहती है। अब ये आ गया है कि आप धूप में आधा घंटा रहिए, सुबह से या शाम तक जाओ। पहले होता था कि मॉर्निंग में और इवनिंग का था, अब वो क्राइटेरिया हट गया। आप कभी भी हाफ एन आवर टू 1 आवर 2 आवर जितना आप रह सकें उतना अच्छा है, ठीक है ना। अब कोई क्राइटेरिया नहीं कि भाई अब इतने टाइम बैठिए तो यूवी रेस कम है, ये है, वो सब क्राइटेरिया हट गया। तो मौसम का भी कुछ फर्क है, जैसे गर्मी इतने समय पड़ रही तो आगे धूप में तो रह ही नहीं सकता। नहीं, अर्ली मॉर्निंग में अभी थोड़ा सा हो सकता है, अर्ली मॉर्निंग में हो सकता है, जी क्योंकि लेटर ऑन जैसे जैसे सन आपके ऊपर जाएगा वो तो और ज़्यादा होने लगता है, तो आप 9 बजे अब तक आराम से हो सकते हैं। सर मैं परिचय दी। मैं डॉक्टर गुलाब सोनी, पन्ना न्यूरो केयर, मनपोज न्यूमेरिक क्लिनिक। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सौम्या है। मैं मूवमेंट डिसऑर्डर्स न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। तो मैं जो जिस चीज़ से बात करने वाली हूँ वो है पार्किंसंस डिजीज़। तो अभी नेक्स्ट 10 ईयर्स में हमने ये सोचा है कि पार्किंसंस डिजीज़ विल बी द नेक्स्ट पैंडेमिक ऑफ ओल्ड एज पीपल, क्योंकि एज इंक्रीज़ होता जा रहा है, हमारे पॉपुलेशन का एज इंक्रीज़ हो रहा है। सो डज़ द इंसिडेंस ऑफ पार्किंसंस डिजीज़ में। तो मतलब पार्किंसंस डिजीज़ में क्या होता है, पेशेंट स्लो हो जाता है, हाथ कंपते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, डेली एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा उनका इम्पैक्ट होता है। इट्स अ डीजेनरेटिव डिजीज़, मतलब ब्रेन में जो सेल्स एक केमिकल बनाता है डोपामिन, वो हिस्सा सुखड़ता जाता है, श्रिंक होता जाता है, उसके कारण ये केमिकल कम होता जाता है बॉडी में। एंड एज टाइम गोज ऑन, इट्स नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, मगर क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और ये सिर्फ ओल्ड एज का प्रॉब्लम नहीं, यंग पेशेंट्स में भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं। तो मैं उस डिजीज़ से बात करने वाली क्या हूँ। कारण होता है ये आने का? कारण यंग पेशेंट्स में यूजुअली जेनेटिक होता है, मतलब कि इनहेरिटेंस होता है कि पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से फैमिली में इनहेरिटेंस होता है। जिस अदर कॉज है जिसको हम इडियोपैथिक पार्किंसंस बोलते हैं। इडियोपैथिक मतलब हमें एक्चुअली कारण बताते हैं। बहुत सारे हमने फिगर आउट करने की कोशिश किया है कि किस किस चीज़ से होता है। कुछ लोग बोलते हैं पेस्टिसाइड एक्सपोजर से होता है, कुछ लोग बोलते हैं रिपीटेड हेड इंजरीज से होता है। बट एज ऑफ नाउ हम लोग सबसे स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर कंसिडर करते हैं एजिंग। एज यू एज, जैसे जैसे एज होता जाता है वैसे वैसे चांसेस ऑफ डेवलपिंग पार्किंसंस डिजीज दुगना चौगुना और 8 to 10 टाइम्स बढ़ता जाता है। तो एज इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर। इसलिए मैंने बोला शुरू में आपको कि अगले 10-20 साल में ये नंबर 1 डिजीज़ होगा न्यूरो में, न्यूरो डिजेनरेटिव जिसको बोलते हैं, जिसमें डिजेनरेशन या फिर श्रिंकिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन होता है। अभी आपने कहा यंग एज की बात किया, तो यंग एज पे हम किस एज पे जाए कि ये ज़्यादा यंग एज मतलब बिटवीन 20 to 50 ईयर्स ऑल्सो। 20 से 50 के बीच में भी पेशेंट्स को ये सिम्टम्स हो सकते हैं। और हमें मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो 30s में 40s में हैं जिनको ये डिजीज़। आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर आप 30 ईयर ओल्ड है और आपका हाथ कंप रहा है, आप चल नहीं पा रहे हो ठीक से, तो आप काम कैसे करोगे? आप अकेले काम, अगर यू आर द ओनली ब्रेड विनर घर पे, मतलब आप अकेले कमा रहे हो, तो ये डिजीज़ के साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो मैं उस बारे में भी बात करूँगी। क्या मोबाइल भी इसका कॉज बन रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं? एब्सोल्युटली नहीं, मोबाइल तो अभी आया, ये डिजीज़ तो 250 साल पहले डिस्क्राइब किया गया। नहीं, तो अब युवाओं की तरफ आप कह रही मूव हो रहा है। हाँ। एक एज की आपने बात किया, अब युवाओं पे मूव हो रहा है, तो वो क्या मोबाइल से रिलेटेड नहीं है? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं। खान पान से, किस चीज़ से? खान पान से है, थोड़ा सा हमें आइडिया है कि हो सकता है कि जैसे मैंने बताया शुरू में, पेस्टिसाइड्स, फार्मर्स जो फार्मिंग करते हैं उनमें थोड़ा सा इंसिडेंस ज़्यादा है, बट वी स्टिल डोंट नो एग्जैक्टली। यंग एज में मैंने जैसे बताया कि जेनेटिक्स मतलब इनहेरिटेंस, मतलब पेरेंट्स से, स्पेशली जब पेरेंट्स विद इन रिलेशन शादी होती है, जैसे फर्स्ट कजन से शादी होती है, उसको हम कंसैंगुइनस पेरेंटेज बोलते हैं, तो उनमें चांसेस ज़्यादा होता है पार्किंसंस डिजीज यंग पेशेंट्स में होने के लिए। अच्छा, इसका क्या एक ट्रीटमेंट क्या है आम लोगों के लिए? तो आप डॉक्टर हैं तो आपके पास तो आएगा ट्रीटमेंट होगा ही। Yes. आम लोगों के लिए तो हमारे पास है, मैं उस बारे में एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, जो आप थोड़ा बहुत भी आप कुछ बता सकती हैं लोगों के लिए। सिंपल मेडिसिन है, ओरल मेडिसिन अवेलेबल है। अगर उसको हम ढंग से दें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ फैंटास्टिक हो सकती है पेशेंट की।
उसको हम लीवोडोपा बोलते हैं, या मोस्ट ऑफन पेशेंट्स ने सिंडोपा करके सुना होगा। सिंडोपा कंपनी का नाम है जो बेचती है ये मेडिसिन। नहीं, रूटीन में भी कुछ परिवर्तन ला के हम इसको कर सकते हैं। वन थिंग जो हर पेशेंट कर सकता है, अवॉइड करने के लिए नहीं, हमारे पास कुछ मेडिसिन नहीं है अवॉइड करने के लिए, मगर अगर शुरू हो गया सिम्टम्स तो एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज, वॉकिंग, सिंपल वॉकिंग, 30 मिनट्स वॉकिंग, 45 मिनट्स वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, वो फिजिकल एक्सरसाइज अगर वो डेली करेंगे पेशेंट तो चांसेस है कि थोड़ा सा स्लो हो सकता है प्रोग्रेशन। ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, जस्ट लाइक डायबिटीज़। अगर किसी को डायबिटीज़ होता है तो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना पड़ता है उनको, वैसे ही ये ऐसा बीमारी है जो इन्फेक्शन नहीं है कि आपको टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, मैंने एंटीबायोटिक खिला दिया ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। रिवर्सिबल नहीं है, ये प्रोग्रेसिव है। अगर प्रोग्रेशन को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे मेडिसिन अवेलेबल हैं, बट दे आर नॉट गोइंग टू प्रिवेंट प्रोग्रेशन। एक चीज़ जो कर सकते हैं पेशेंट, जो उनके हाथ में है, वो है फिजिकल एक्टिविटी, किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो वॉकिंग हो या योगा हो, स्विमिंग हो, कुछ भी हो, वेट लिफ्टिंग हो, कुछ भी हो, वो करेंगे तो फिर थोड़ा सा अपने उनको लगेगा कि मेरे कंट्रोल में कुछ है, कि मैं कुछ कर सकता हूँ अदर देन ओरल मेडिसिन। एंड ऑफ कोर्स अभी आजकल सर्जिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। ट्रीटमेंट वाइज हम क्योर नहीं कर सकते इसको, मगर कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।